तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हमने आपको बताया था सैटरडे करंट अफेयर की क्लासेस होनी है हमारी, ठीक। तो हम लोग अभी वीक में किस तरीके से चल रहे हैं कि मंडे ट्यूसडे हम लोग का इकोनॉमिक्स चल रहा है, ठीक है। वेंसडे थर्सडे फ्राइडे हम लोगों के पास पॉलिटी है, और सैटरडे को हमारा क्या होना है, करंट अफेयर वाला सेक्शन चलना है। क्लियर है? तभी क्योंकि सबसे वास्ट, सबसे ज्यादा डाइवर्स हमारा ही वाला सब्जेक्ट है इसमें। क्लियर है? तो उसको कंप्लीट करने के लिए कि हम कम से कम 3 सेगमेंट को साथ में लेकर के अगर वीक में चलेंगे, तब हम लोग अपने 6 महीने में उसको एटलीस्ट फाइनल स्टेज पे पहुंचा पाएंगे। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब करंट अफेयर को लेकर के हमारी कैसी अप्रोच रहने वाली है समझ लेते हैं, ठीक। एक तो बोला भैया क्या है कि आपके पास में एक करंट अफेयर बोला भैया आपके पास में आ रहा होगा, जो आपके पास में भेजा जा रहा है कहां से, ऑफिस की तरफ से, ठीक। एक तो वो आपके पास में रहेगा। क्लियर है? इसके अलावा मंथ एंड होने पे आपको एक बुक दी जाएगी जो कि बोला सेग्रीगेटेड रहेगा। इसके अलावा हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे रहेंगे इंपॉर्टेंट जिनमें डिस्कशन की जरूरत है, तो उसको हम हर वीक में लेते हुए चलेंगे। क्लियर है? इस क्लास में जो डिस्कशन की जरूरत है, कुछ तो ऐसे हैं जो कि सीधा सीधा हो गए, वन वर्ड में जिसका आंसर है उसको तुमको देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिन पर डिस्कशन है, समझने वाली चीज है, समझाने वाली चीज है, उसको हम लोगों को समझना है। क्लियर है? उनको हम यहाँ पे लेके चलेंगे। ऐसे क्वेश्चन कम से कम हर वीक में हमारे पास 20 तो रहेंगे ही रहेंगे, कभी 30 हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 20 तो रहेंगे। क्लियर है? अब समझिए एक बात को, अगर हमने आपको वीक में ऐसे 20 क्वेश्चन कराए, ठीक, तो एक महीने में 4 वीक है, तो हमारे पास लगभग लगभग कितने हो गए, 80 क्वेश्चन एक महीने में। क्लियर है? और 6 महीने भी अगर तुम्हारी हमारी दोस्ती बनी रही, तो लगभग लगभग बोला भैया 480 500 क्वेश्चन है कि नहीं। ये वो क्वेश्चन है जिनको हमने डिटेल में देखा है, तो 500 क्वेश्चन ऐसे कम से कम जो हम डिटेल में देख रहे हैं। और अगर मैं बात करूं एसएससी की, तो एसएससी में आप देखोगे कि आपके पास टोटल क्वेश्चन आने हैं जीए वाले सेक्शन से कितने, 25 क्वेश्चन आने। कितने आने? 25 क्वेश्चन आने आपके पास में आने हैं, जिसमें हिस्ट्री आना है, पॉलिटी आना है, ज्योग्राफी आना है, इकोलॉजी आना है, इकोनॉमिक्स आना है, फिजिक्स आना है, केमिस्ट्री आना है, बायोलॉजी आना है। इसके अलावा करंट अफेयर आना है, ठीक है ना। इतने सब्जेक्ट्स के साथ में तो आना है, करंट अफेयर्स को भी आना है। अब अगर हर सेगमेंट की बात करूं, तो अगर आपका एग्जाम होता है तो आपको इसमें से हर सेगमेंट में से कितने कितने क्वेश्चन देंगे। अगर तुम पेपर बनाते हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, तो तुम कितने क्वेश्चन देते, कहां से? 3 3 4 4 देते, क्योंकि तभी तो 25 हो पाएंगे, है कि नहीं। कहीं 3 कहीं 4, कहीं ज्यादा मोहब्बत है 5, तो मैं मान लेता हूं, बोले भाई करंट अफेयर में ज्यादा से ज्यादा कितने क्वेश्चन आ सकते हैं तुम्हारे पास, 5 आ सकते हैं, 7 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। 8 क्वेश्चन के लिए आपके पास बोला भैया बुक आनी है, वो अलग है, आई बात समझ, जो आपको पूरे मंथ का देके जाएगी। क्लियर है? इसके अलावा बोला भैया वीकली आपके पास सेगमेंट्स आएंगे, वो अलग है। और इसके अलावा हर वीक के बोला भैया कम से कम बोला भैया 500 क्वेश्चन तो हम लोग देख ही रहे हैं उसमें इन टोटलिटी में। क्लियर है? तो इस तरीके से हमारा फॉर्मेट है अभी चलने का, ठीक। अगर तुम्हें कभी लगता है कि नहीं इसमें कुछ चेंज हो सकता है, या फिर सर इसको और अच्छा बनाया जा सकता है इस तरीके से, तो आपके सुझावों के लिए हम हमेशा खुले हुए हैं। जैसा आप बताओगे उसमें उस तरीके का बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसमें ऑफिस की भी दिक्कत नहीं है, आपके और हमारे बीच की बात है, ठीक। आपने हमें बताया कि सर इसको अगर इस तरीके से देखें कि हम इस तरीके से कर सकते हैं, तो उसमें भी कोई इशू नहीं है, आप बताइए, उसके लिए हम बिल्कुल खुले हुए हैं, ठीक है। तो ये अब स्टार्ट करते हैं, चलिए आज का क्वेश्चन पढ़ो दोस्त, क्या लिखा हुआ है। हाँ, देखो क्या कह रहा है, एवरी ईयर ऑन विच डेट अर्थ रोटेशन डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस डे गिव्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू अंडरस्टैंड द रोटेशन ऑफ द अर्थ एंड इट्स इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स। क्लियर है? ये क्या कह रहा है, बोला भैया हर वर्ष दुनिया में बोला भैया क्या किया जाता है, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमें पृथ्वी की घूर्णन गति और उसके पर्यावरणीय प्रभावों को समझने के लिए बोला भैया क्या करता है, याद रखने के लिए कि इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, इसको हमको ध्यान में रखना है, ठीक। तो हम सब लोग जानते हैं कि बोला भैया अर्थ क्या करती है, गति करती है, मूवमेंट करती है। और अर्थ दो तरीके से मूवमेंट करती है, एक तो यहां पे लिखा हुआ है रोटेशन, क्या कर लिखा हुआ है, रोटेशन। एक अर्थ करती है बोला भैया रोटेशन, अर्थ कर रही है रोटेशन, इसको लिखा हुआ है परिभ्रमण, ठीक। एक और होता है उसे कहते हैं रिवोल्यूशन, क्या कहते हैं, रिवोल्यूशन। रिवोल्यूशन मतलब क्या होता है, उसे कहते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण क्या होता है समझिए, परिभ्रमण का मतलब होता है अपनी जगह पे घूमना, आई बात समझ में, क्लियर है। और परिक्रमण का मतलब होता है बोला भैया क्या, सूर्य के चारों ओर घूमना। तो दो तरीके की बोला भैया क्या है, एक रोटेशन एक रिवोल्यूशन, हमारी क्या है अर्थ की मूवमेंट्स है। क्लियर है? रोटेशन और रिवोल्यूशन से क्या फर्क पड़ता है, कुछ फर्क पड़ता है क्या। अगर पृथ्वी बोले कि मुझे नहीं करना है,
पृथ्वी कहे कि मुझे बोला भैया क्या नहीं करना है रोटेशन नहीं करना है, क्लियर, मुझे परिक्रमण नहीं करना है, तो डे और नाइट का फर्क आ जाएगा, बोला है कि नहीं। अगर बोला भैया देखो ये सूरज है, ठीक, ये पृथ्वी घूम रही है, तो जो हिस्सा सामने है वहां दिन है, पीछे रात है, क्लियर है। अब अगर पृथ्वी यहीं रुक जाए तो इससे फर्क क्या पड़ेगा, जो हिस्सा सामने रहेगा वहां हमेशा के लिए दिन हो जाएगी, और जो पीछे वाला है उसके लिए हमेशा के लिए रात हो जाएगी, ये फर्क पड़ेगा, क्लियर है। अब बस समझ में, अपनी जगह पे पृथ्वी के घूमने से बोला भाई क्या प्रभाव पड़ता है, तो दिन और रात बदल रहे हैं, क्या बदल रहे हैं। अब अगर हम बोले बोला भाई दूसरा हमने बताया, बोला भैया कौन सा है, परिक्रमण है, रिवोल्यूशन है। अब रिवोल्यूशन मतलब वो क्या कर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, लगा रही है। अगर कभी ये ना करे तो क्या फर्क पड़ेगा, अगर कभी पृथ्वी बोले कि नहीं घूमना मुझे, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, आई बात समझ, अब समझ अंतरिक्ष में पॉसिबल ही नहीं है कि कोई चीज अपनी जगह पे रुक जाए, मूवमेंट करती रहेंगी, आई बात समझ, क्लियर है, पूरा स्पेस अपने आप में मूवमेंट कर रहा है, क्लियर है, तो पॉसिबल नहीं। लेकिन एक हाइपोथेटिकल कंडीशन लेते हैं कि अगर बोला भैया कभी पृथ्वी बोला भैया बोले कि मैं चक्कर ना लगाऊं, मैं रुक जाऊं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, कुछ प्रभाव पड़ेगा क्या, क्या होगा, वो तो ठीक है, वो रुक गई, तुम्हारी जिंदगी पे क्या फर्क पड़ेगा उससे, ये पूछ रहा हूं मैं। ये तुम्हारी फेवरेट जगह है क्या। हम्म, ना एक जगह रात दिन कैसे होगा, ये देखो ये सूरज है, ये पृथ्वी है, ये अपनी जगह पे तो घूम ही रही है, बस ये ऐसे चक्कर नहीं मार रही है अब, वरना पृथ्वी ऐसे भी चक्कर मारती थी और ऐसे भी घूमती थी, क्लियर है, ठीक, यूं घूम रही है ना पृथ्वी, अपनी जगह पे भी घूम रही है और चारों तरफ चक्कर भी लगा रही है, ये हो रहा है। लेकिन पृथ्वी ने बोला क्या क्या यहीं रुक गई, अब अपनी जगह पे तो घूम रही है, तो दिन और रात तो बदल रहे हैं, ऐसे नहीं घूम रही, तो क्या फर्क पड़ेगा। क्या अंजलि देवी नाखून खा लिए हो तो बता दो, तुम्हारा फेवरेट फूड है क्या, नाश्ता करके नहीं आती सुबह में, क्या हो जाएगा, आदत है, छोड़ दे ऐसी आदत। हम्म, ना लगे, अगर पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, अगर ना लगाए चक्कर, तो तुम्हारी जिंदगी में क्या फर्क पड़ेगा, हैं। हाँ, सीजन चेंज नहीं होंगे, आई बात समझ में, गर्मी सर्दी, अरे इससे हमारे गर्मी सर्दी, एक बार बताओ, पृथ्वी अगर रोज अपनी जगह पे घूम रही है तो दिन रात बदल रहे हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि कभी कभी हमें ठंडा लग रहा है, कभी कभी हमें गर्मी लग रही है, कभी कभी हमें धूप में बैठने का बड़ा मन कर रहा है, और कभी कभी हमें बोला भैया धूप में बिल्कुल बैठने का मन नहीं कर रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि चक्कर लगाते लगाते कभी हम जब सूर्य के पास जा रहे हैं तो हम कह रहे हैं गर्मी आ गई है आजकल, और जब दूर जा रहे हैं तो लग रहा है सर्दियां आ गई है आजकल, आई बात समझ में। तो गर्मी सर्दी बरसात ये नहीं होगा बोला, आई बात समझ में, ठीक, तीन चीजें होती हैं, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर, और एक होता है सीजन, एक होता है जलवायु, क्लाइमेट मतलब जलवायु, ठीक, वेदर मतलब मौसम, और सीजन मतलब ऋतुएं। तो बिल्कुल सही कहा तुमने कि ऋतुएं बदलती हैं, क्या होती हैं, ऋतुएं, सीजन चेंज होते हैं, बोला आए बात समझे ना, क्लाइमेट ना हो, क्लाइमेट किसे कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं, देखो भैया क्या देखो क्लाइमेट कहते हैं कि कहाँ पे कितनी बारिश हो रही है, कितनी धूप आती है, कितनी ह्यूमिडिटी है, इन सबको मिलाकर के बोला भैया जो बनता है उसे हम क्लाइमेट कहते हैं। और किसी जगह का बोला भैया बहुत लंबे समय तक एक जैसे मौसम को बना रहना हम क्लाइमेट कहते हैं। जैसे 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 बोलेंगे कि उत्तराखंड की ठंडी जलवायु है, क्यों, क्योंकि 12 महीनों में से बोला भैया ज्यादातर महीने यहाँ ठंड रहती है, आए बात समझ में, पहाड़ों में बोला भाई ठंड का इलाका है, इसलिए राजस्थान में बोले गर्म जलवायु का प्रदेश है, क्यों, क्योंकि ज्यादातर महीने वहां गर्मियों के हैं। मौसम नाम में कह दिया, मेघालय में कह दिया, बोला भैया वहां की कैसी है, वहां पे कैसी है, बरसात ज्यादा है, आई बात समझ में। एक शॉर्ट वीडियो देखी थी हमने बड़ी गजब, उसने बोला ये मौसम राम में यहाँ बरसात में बारिश होती है, यहाँ गर्मी में भी बारिश होती है, यहाँ सर्दी में भी बारिश होती है, यहाँ होली में भी बारिश होती है, यहाँ दिवाली में भी बारिश होती है, आई बात समझ में। तो इसका मतलब ज्यादातर बोलो भैया कैसा है, बरसाती जलवायु का बड़ा प्रदेश है, आई बात समझ में, इसको कहते हैं, क्लियर है। दूसरा होता है बोला भैया सीजन, सीजन क्या होते हैं जो 3 3 4 4 महीने में बदलते रहते हैं, गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात, गर्मी सर्दी बरसात, चल रहा पैटर्न, इसे कहते हैं सीजन। और वेदर किसे कहते हैं, वेदर कहते हैं बोला भैया जो कभी भी चेंज हो जाता है, होता है ना, आई बात समझ में। अरे सुबह तुम निकले, बारिश का मौसम हो रखा था, फिर धूप निकल गई, फिर बारिश हो गई, फिर शाम तक फिर धूप निकल गई, ये मौसम है, आई बात समझ में। अरे वो गाना है ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो ना जाओगे, सुना है, तो उसमें वो यही बोलना चाह रहा है कि मौसम मतलब इतने जल्दी जल्दी मत बदलना, बोला मौसम देखा, तो मौसम जो फ्रिक्वेंटली चेंज हो, सीजन जो 4 4 महीने में चेंज हो, क्लियर है, वो है। तो अगर बोला भैया इनसे तो इनके क्या इफेक्ट होते हैं, कह रहे हैं ना पर्यावरणीय प्रभाव,
पर्यावरणीय प्रभावों को समझने के लिए। तो पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ते हैं बोला भैया, यही समझाने के लिए बोला भैया ये दिन मनाया जाता है कि पृथ्वी के घूमने से आपके पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ रहे हैं। आई बात समझ में, क्लियर है। तो पृथ्वी की दो गतियां हैं, एक अपनी जगह पे घूमना और एक सूर्य का चक्कर लगाना। अपनी जगह पे घूमने से दिन और रात बदल रहे हैं और सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाने से सीजन्स चेंज हो रहे हैं, ऋतुएं बदल रही हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। लेकिन क्वेश्चन तो यह है कि कब मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या है, कब मनाया जाता है। क्या लगता है विशाखा, कब मनाया जाता है? अरे बोलना। अरे ऐसे ही तुक्का तो मार। अरे बोलना है मैडम। अरे रुक जा यार, तू पैसा पैसा भर रखा उससे तो बोलने नहीं दे रही उसको। हाँ, 15 जनवरी इज द रॉन्ग आंसर। हाँ, 8 जनवरी, क्या बात, 7 करोड़, बिल्कुल सही जवाब। ठीक, 8 जनवरी को मनाया जाता है क्या, 8 जनवरी को मनाया जाता है क्या, अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है, अर्थ रोटेशन डे। क्लियर है, ठीक है। चले नेक्स्ट पे, चलो पढ़ो क्या लिखा है। जोर से पढ़ यार, नाश्ता करके आई है, जोर से पढ़। हाँ, कह रहे हैं बोला भैया केंद्रीय कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने वरिष्ठ अंतरिक्ष वैज्ञानिक, ठीक, जो इनमें से एक है, को अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो का नाम सुना है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कह देंगे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। इसरो के नए चेयरमैन को बोला भैया नियुक्त किया है। क्लियर है, अपॉइंटमेंट कमेटी ने बोला, अपॉइंटमेंट कमेटी में कौन होते हैं तो बता दिया, यूनियन मिनिस्टर होते हैं, ठीक, जो मंत्री होंगे, क्लियर है, वो हेड करेंगे उसको और उनके लीडरशिप में बोला भैया अपॉइंट किया जाएगा। ठीक, जो कि बोला भैया 14 जनवरी से अपने पदभार को संभालेंगे और वर्तमान जो अध्यक्ष थे एस सोमनाथ, इनकी जगह लेंगे बोला। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है बोला भैया कि इसरो के बोला भैया वो अध्यक्ष हैं कौन, आजकल इसरो के चीफ हैं कौन, किसको बनाया है इसरो का चीफ। क्लियर है, क्या लगता है? वी नारायण, वी नारायण इज द राइट आंसर। क्या समझ में, वी नारायण साहब को क्या बना दिया गया है, इसरो का नया चीफ बना दिया गया है। इसरो होता क्या है समझिए, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। वैसे ये बोलना पूरी तरीके से सही भी नहीं है, लेकिन अगर तुम सर्च करोगे तो तुमको मिलेगा यही। आए बस समझ में, ठीक। इसरो की स्थापना बोला भैया 15 अगस्त 1969 को हुई थी। लेकिन क्यों बोल रहे हैं कि ये बोलना सही नहीं होगा, इंटरनेट पे गूगल सर्च करोगे तो मिलेगा तो यही तुम्हें, ठीक। एक्चुअली है क्या, इससे पहले भी था, उसे इनकोस पार्क के नाम से जानते थे, ठीक। लेकिन प्रॉपर नाम उसको 15 अगस्त 1969 को, क्योंकि 15 अगस्त तुम समझ ही रहे हो इंडिपेंडेंस डे था, तो आज से उसको इसरो नाम दे दिया गया। क्लियर है, क्या काम है बोला, इसका पूरी फुल फॉर्म क्या है, तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो। क्लियर है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये है बोला, ठीक, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। इसका मेन काम क्या होता है बोला इसरो का, तो इसरो का बोला भैया जो मेन काम होता है वो होता है बोला भैया क्या, तो इंडियन स्पेस, जो बोला भैया अंतरिक्ष के फील्ड में बोला भैया अपने काम करना, सैटेलाइट्स को भेजना, सैटेलाइट्स को मॉनिटरिंग करना, जिससे जो तुम सैटेलाइट दो टाइप के होते हैं, ठीक, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं बोला भैया कैसे, तो कृत्रिम। आई समझ में, जिसको एक तो बोला भैया नेचुरल प्राकृतिक तौर पे, प्राकृतिक देखो सैटेलाइट कहते हैं किसको, कुछ नहीं, सैटेलाइट की सिंपल से डेफिनेशन है, ठीक, बोला भैया जो आपकी बोला भैया अर्थ है ना, अर्थ है, अर्थ का अगर बोला भैया कोई चक्कर लगा रहा है उसे हम सैटेलाइट कहते हैं, उपग्रह कहते हैं हिंदी में। आए बात समझ में, क्लियर है, एक कृत्रिम उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है। प्राकृतिक कौन है, जैसे चंद्रमा, चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, लगाता रहता है। जिस दिन ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उस दिन बहुत विस्तार से बात करेंगे इस बारे में कि क्या हो रहा है, ठीक, उस दिन हमको पता चलेगा ग्रहण क्या होते हैं, इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स क्या होता है, लूनर इक्लिप्स क्या होता है, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या क्या होती है, पूर्णिमा क्या होती है। क्लियर है, तो उस दिन इसको बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए समझ जाओ कि जैसे चंद्रमा क्या करता है, सूर्य, मैंने बताया ना सब एक दूसरे के चक्कर लगा रहे हैं, तो सूर्य है, पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगा रही है, और बोला भैया पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा क्या है, पृथ्वी का उपग्रह है। आए बस समझ, अरे है ना, उपग्रह। तो वैसे ही बोला भैया हम लोग क्या करते हैं, कुछ बोला भैया हम लोग कृत्रिम भी भेजते हैं ऊपर, उनको हम लोग कहते हैं सैटेलाइट्स, इनको भेजने का काम करता है इसरो। कौन करता है, इसरो करता है। क्लियर है, क्यों भेजे जाते हैं, पृथ्वी पे नजर रखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए,
आई बात समझ। अब जैसे बोला भैया ऊपर से हमने पृथ्वी के बाहर को एक सैटेलाइट भेज दी, अब वो बंगाल की खाड़ी में नजर रखती है, अब जैसे ही बोला भैया अगर सुनामी आने वाली है, तूफान तो पहले ही सूचना दे देगी। तो इसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर है? सुरक्षा के लिए कोई मिसाइल हमारी तरफ को आ रही है, आई बात समझ में, बहुत दूर से कोई बोला अमेरिका हमारी तरफ के लिए लॉन्च कर रहा है, हमें कैसे पता चल पाएगा? तो सैटेलाइट हमें बोला भाई इन सब चीजों के बारे में नॉलेज देगी। क्लियर है? ये सब काम होता है किसका? इसरो का। आई बात समझ में? क्लियर है? तो इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। और इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये होमवर्क है, ठीक। बेंगलोर में, ठीक है। तो ये समझे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ो भाई, पढ़ो। अवॉर्डी, हाँ। हाँ, कह रहे हैं पद्मश्री से सम्मानित पूर्व एशियाई खेलों के चैंपियन शॉटपुट खिलाड़ी को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया एएफआई का चेयरमैन बना दिया गया है, नया अध्यक्ष चुना गया है, बोला। क्लियर है? ठीक, जो अगले 4 वर्ष तक इस पद पर कार्य करेंगे। लेकिन क्वेश्चन आता है, बोला भैया वो खिलाड़ी हैं कौन जिनको एएफआई बनाया गया है, एएफआई का चेयरमैन बनाया गया है। क्लियर है? एएफआई मतलब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? शॉटपुट लिखा है यहाँ पे, शॉटपुट समझते हो? शॉटपुट समझते हो? शॉटपुट मतलब गोला फेंक, गोला देखा? गोला, अरे गोला देखा है क्या रोहित बाबू? गोला फेंक देखा है कि नहीं? 3 चीजें होती हैं फेंक में। एक होता भाला फेंक, है भाला फेंक, उसे कहते हैं जेवलिन, जेवलिन थ्रो कहते हैं। एक होता है चक्का फेंक, सुना है? हाँ, उसे कहते हैं डिस्कस थ्रो। क्लियर है? और एक होता है बोला भैया गोला फेंक, तो उसे कहते हैं बोला शॉटपुट। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक। तो बोला भैया शॉटपुट गोला फेंक वाले बोला भैया खिलाड़ी थे, ठीक, जो कि एशियाई खेलों के चैंपियन भी रहे। उनको हाल ही में बोला एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का बोला भैया नया अध्यक्ष चुन लिया गया है, ठीक, प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। आई बात समझ में? लेकिन कह रहे हैं वो खिलाड़ी हैं कौन? तो आपके ऑप्शन है सुनील छेत्री, अभिनव बिंद्रा, बहादुर सिंह सांगो, या फिर मुकेश नागर। क्या लगता है रोहित बाबू? क्वेश्चन समझ रहे हो? हाँ, अरे बोल यार, ये नहीं सोचना गलत होगा तो क्या होगा। हाँ, युद्ध कहां तक टाला जाए, रार कहां तक पाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। कोई दिक्कत नहीं, तुम लंबी लंबी फेंक सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। हम्म। अभिनव बिंद्रा इज द रॉन्ग आंसर। अभिनव बिंद्रा शॉट वो थे, हमारे शूटर थे, तो वो तो नहीं है। मुकेश नागर इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। बहादुर सिंह सागो। आए बात समझ में? बहादुर सिंह सागो है बोला भैया वो प्लेयर। क्लियर है? आए बात समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पढ़ो विशाखा। अरे विशाखा, तुम्हारा ही नाम है? यहाँ मिलेगा, फोन में आ गया है? हाँ फोन में आ गया, चलो फोन से ही पढ़ लो यार, हमें तो लगा ये स्क्रीन लगा रखी है यार ये। हम्म। सुबियांतो। हाँ, कह रहे हैं बोला भैया कौन? तो प्रभावो सुबियांतो, ठीक, जो कि इस बार क्या थे, हमारे गेस्ट भी थे बोला भैया 26 जनवरी की परेड में। क्लियर है? ठीक, ये बोला भैया क्या है, ये हमारे यहाँ बोला भैया इस बार 26 जनवरी में एज अ गेस्ट आ रहे हैं। क्लियर है? ठीक, इसके अलावा बोला भैया ये अपना राष्ट्रपति बनने के बाद, अपने देश के राष्ट्रपति इनकी पहली यात्रा है बोला। अगर राष्ट्रपति अगर पहले किसी देश में जा रहे हैं तो हमारे यहाँ आ रहे हैं बोला। आए बात समझ में? ठीक। तो बोला भैया ये प्रभावो सुबियांतो बोला भैया किस कंट्री के हैं प्रेसिडेंट? ये भी तो ऑप्शन बनेगा, है कि नहीं? क्या लगता है विशाखा, तुम ही बता दो। क्या? इंडोनेशिया इज द रॉन्ग आंसर। नहीं, इंडोनेशिया, हाँ इंडोनेशिया से तो थे। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया राइट आंसर। क्लियर है? तो इंडोनेशिया के थे, ठीक। तो इंडोनेशिया ने बोला भैया कौन? प्रभावो सुबियांतो। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट, कौन पढ़ेगा? पढ़ो रोहित।
मत्स्य पालन। हाँ, बोला भैया हाल ही में देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र, ऑर्गेनिक बोला भैया क्या है, फिश फार्मिंग सेंटर बोला भैया एस्टेब्लिश किया गया है। ठीक, तो ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग सेंटर बोला भैया कहां किया हुआ है, तो सोरेंग जिले में किया गया है। लेकिन सोरेंग जिला बोला भैया है कहां, तो सोरेंग जिला कहां है, सिक्किम में है। कहां है, सिक्किम के सोरेंग डिस्ट्रिक्ट में अंदर बोला भैया क्या किया, पहला ऑर्गेनिक फिश फार्मिंग का बोला भैया सेंटर एस्टेब्लिश किया गया है। आई बात समझ में, ऑर्गेनिक समझ रहे हो, ऑर्गेनिक मतलब होता है बोला भैया जिसमें हम क्या कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बोला भैया आर्टिफिशियल कोई भी चीज, मशीन से बनी हुई कोई चीज हम उसमें यूज नहीं करेंगे। आई बात समझ में, हम फिश फार्मिंग को किस तरीके से प्रमोट करेंगे बोला, उनके खाने से लेकर के, ठीक, उनके बोला भैया रहने की जो जगह है, उस पानी को क्लीन करने का जो तरीका है, वो सब ऑर्गेनिक तरीके से होगा। बोला कुछ भी चीज उसमें ऐड नहीं की जाएगी बोला बाहर से। क्लियर है, तो ये नेक्स्ट यही है। हाँ, Prime Minister Narendra Modi inaugurated the 38th National Games at the Maharana Pratap Stadium in on January 28। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को महाराणा प्रताप स्टेडियम में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया। ठीक, कहां, देहरादून में। देहरादून वालों की सबकी आंखें बड़ी हो गई, बोला तुम खत्म तो करो, हमको आंसर पता है इस बार, है कि नहीं। देहरादून उत्तराखंड में। आई बात समझ में, क्लियर है। तो 38 नेशनल गेम्स कहां हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं। ठीक है, वैसे पूरे उत्तराखंड में ही होने हैं। ठीक है, लेकिन मेनली इसमें जो बोला भैया तो कौन है, महाराणा प्रताप स्टेडियम जो है रायपुर वाला, ठीक, वहां पे बोला भैया मेनली ये चल रहा है। आई बात समझ में, क्लियर है। और इस बार कौन सा वाला है, तो 38th है। कौन सा है, 38th नेशनल गेम्स है। क्लियर है, हो कहा रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं। कहां हो रहे हैं, उत्तराखंड में हो रहे हैं। आई बात समझ में। इसके पहले वाला कहां था, इससे पहले 37th भी तो रहा होगा। 37th कहां था, गोवा में था। कहां था, गोवा में था। 38 तो बोला भैया कहां है, उत्तराखंड में। आई बात समझ में। और इसका मोटो भी है इस बार वाले का, क्या है मोटो, संकल्प से शिखर तक, संकल्प से शिखर तक। ये इस बार का क्या है, मोटो। अभी तुमको जाते हुए कई गाड़ियां दिख रही होंगी 38 नेशनल गेम्स वाली, उस पर लिखा होगा ये संकल्प से शिखर तक। आई बात समझ में, ठीक। ये इस बार मोटो का मतलब था नारा। आई बात समझ में, हम किस नारे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो बोला भैया संकल्प से शिखर तक। क्लियर है, ठीक। तो बोला भैया ये है इस बार, ठीक। आई बात समझ में। इसके अलावा नेशनल गेम्स की शुरुआत कब से हुई थी वैसे, ऑब्वियस सी बात है, तुम बोलोगे 38 है तो 38 साल पे चल जाओ, है कि नहीं, तब से हुई होगी। लेकिन वैसे ना हमने जब से बीच में बंद हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में 1924 में ही बोला भैया देखेंगे तो अनडिवाइडेड इंडिया से इसकी शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, लेकिन बाद में बोला भैया कुछ टाइम के लिए बंद रहा। ठीक, और उसके बाद फिर जाकर के बोला भैया हम लोगों ने इसको स्टार्ट करवाया है। आए बस समझ में, ठीक। तो 87 से बोला भैया फिर से इसकी शुरुआत हुई, इसीलिए बोला भैया आज हम 38वां मना भी रहे हैं। क्लियर है, ठीक। तो ये है बोला भैया हमारे नेशनल गेम्स। ठीक, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। 37 कहाँ था, 38 कहाँ है, मोटो क्या है इस बार का। क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, फाइनेंस मिनिस्टर विल प्रेजेंट द यूनियन बजट ओवर द फाइनेंशियल ईयर 2025 ऑन फरवरी 1। 1 फरवरी को। ठीक, आप में से कोई था उस क्लास में जिसने हम बजट पढ़ा रहे थे आप थे, रोहित थे। तो हमने आपको बताया था 1 फरवरी को बजट आता है, बताया था। तो 1 फरवरी को बोला भैया इस बार का बजट आया है। ठीक, जिन लोगों को बोला भैया इसकी वो नहीं है, एक तो बोला भैया बजट वाली क्लास की वीडियोस ले लेनी वहां से, ठीक है। और एक वरना यूट्यूब पे ही तुम लोगों को मिल जाएगी। आई बात समझिए, यूट्यूब पे तुम अगर जैसे ट्राइबोर्ड अकेडमी दर्जन डालोगे तो वहाँ पे से एक बजट को लेकर के इस बार का क्या था और इनकम टैक्स को लेकर के चला हुआ है, तो एक स्मॉल वीडियो तो उस पर भी मिल जाएगा उसका, वरना उधर तो है। ठीक, ऑफिस से वो हो जाएगा डाउट। ठीक, तो 1 फरवरी को बोला भैया बजट पेश करेंगे, तो 1 फरवरी को बजट पेश कर रहे हैं। हमारी यहाँ परंपरा ये है कि आजकल 1 फरवरी को बजट पेश किया जाता है। पिछले हमने बता दिया था 1 फरवरी आने वाला है, फिर बजट पेश होगा। और बजट को पेश कौन करता है, तो फाइनेंस मिनिस्टर कह रहे हैं। क्लियर है, लेकिन क्वेश्चन तो ये आता है कि हमारा फाइनेंस मिनिस्टर है कौन, निर्मला सीतारमन है। कौन है, निर्मला सीतारमन इज अवर फाइनेंस मिनिस्टर। क्लियर है, आए बस समझ में। और बजट आया है अभी, क्लियर है। तो आने वाले एग्जाम्स के लिए बोला भैया क्या हो सकता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट्स हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो सकते हैं, तो उन वीडियोस को जरूर देख लेना एक बार। ठीक, तो ये नेक्स्ट, इंडियन क्रिकेटर हैज बीन इलेक्टेड एज द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर फॉर द ईयर 2024। भारत के किस क्रिकेटर को 2024 के लिए आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, बोला जसप्रीत बुमराह। कौन है, जसप्रीत बुमराह। आप समझ में, विशाखा जसप्रीत बुमराह क्या करते हैं, बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं, क्या बॉलिंग करते हैं। आप फास्ट बॉलर हैं, दुनिया के इस समय सबसे तेज गेंदबाजों में बोला भैया उनका नाम आता है कि नहीं। नेक्स्ट,
कौन पढ़ेगा? पढ़ो दोस्त। देखो अभी क्या कह रहे हैं, राष्ट्रपति 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में संसद के दोनों सदनों के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। क्लियर है? ठीक। इस संबोधन के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत हो जाएगी। अब समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखो सबसे पहले कह रहे हैं संसद के दोनों सदनों की दोनों सदनों की संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। तो दोनों सदन कौन कौन से होते हैं? तो हमने आपको बताया था पार्लियामेंट के, बोला भैया दो सदन कौन से हैं, एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक। अब कह रहे हैं, बोला भैया राष्ट्रपति संबोधन करेगी। क्यों करेगी राष्ट्रपति संबोधन? क्यों करेगी? एक नियम है भारत में। भारत में क्या नियम है कि प्रेसिडेंट क्या करेंगी? संबोधन करेंगी। कब? एक, हर बजट सेशन से पहले। बजट सेशन से पहले, बजट आने से पहले देश में बोला भैया राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा कि राष्ट्रपति क्या बोलना चाहते हैं। आए बस समझ में? ठीक। और दूसरा बोला भैया क्या, जब भी कोई नया साल होगा ना, ठीक, नए साल अगर शुरू हो रहा है, जैसे 2000 बोला भैया 25 से स्टार्ट हुआ, अब अगर बोला भैया क्या, तो समझ हमारे यहाँ क्या है, पहला वो आ रहा है, आए बस पहला सेशन है, तो हर साल के शुरुआत में भी और बजट सत्र से पहले भी ये नियम है, परंपरा है हमारे यहाँ कि राष्ट्रपति क्या करेंगी? अभिभाषण करेंगे, राष्ट्रपति आएंगे, अपनी बात रखेंगे संसद में। क्लियर है? और उसको रखने का तरीका यही है, बोले संसद में आएंगी और सबको दोनों को ही साथ बुला लेंगी और अपनी बात रख करके फिर चली जाएंगी। उनका ज्यादा इंटरफेयर नहीं है वहां पे। आई बात समझ? बोला आप लोगों का काम है, लेकिन हमने आकर के बोला भैया देश किस तरीके से चल रहा है इस बारे में बात रखने का एक मौका, मेरा क्या मानना है, देश किस तरीके से चल रही है। और वैसे एक बात बताएं, वैसे राष्ट्रपति कुछ बोलती बोलती नहीं है, राष्ट्रपति का भाषण पूरा का पूरा भारत की सरकार देती है टाइप करके। आई बात समझ? राष्ट्रपति के अभिभाषण को ये मत समझ लेना कि राष्ट्रपति महोदया ये सोच रही है। आई बात समझ में? राष्ट्रपति साहब ये सोच रहे, नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं। राष्ट्रपति का भाषण पूरा, ये बहुत खराब परंपरा है, लेकिन परंपरा है भारत में कि राष्ट्रपति का पूरा भाषण सरकार टाइप करके देती है, पढ़ना होता है राष्ट्रपति को खाली। आई बात समझ में? ठीक। ये बहुत खराब परंपरा है। वैसे कायदे से तो होना चाहिए था, कम से कम एक दिन राष्ट्रपति को अपनी मर्जी का तो बोलने का मौका मिले। तुमको करना ना करना अपनी चलाते रहो तुम, लेकिन अपनी मर्जी का तो बोले कोई, है कि नहीं? लेकिन पूरा भाषण सरकारें ही टाइप करके देती हैं, इसीलिए राष्ट्रपति का अभिभाषण का बहुत विरोध भी होता है। और जब भी कोई विरोध होगा तो सरकार कहती है कि देखो यार, आज राष्ट्रपति जा रखे थे हाउस में, इन्होंने उनको तक बोलने नहीं दिया। और वो कहते हैं हमको नहीं पता राष्ट्रपति क्या बोल रही थी, सब सरकार की बात बोल रही थी, अपने दिल की बात थोड़ी बोल रही थी। हम राष्ट्रपति का विरोध नहीं कर रहे, हम राष्ट्रपति की बात का विरोध कर रहे हैं। सरकार की बात है जो, वो सरकार की बात बोल रही है। आए बात समझ में? तो ये नियम है हमारे यहाँ की, बोला बजट सेशन से पहले और हर साल में बोला भैया जब भी क्या होगा, संसद का सत्र शुरू होगा उससे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होना जरूरी है। तो वैसे ही बोला भैया 31 जनवरी को सुबह 11 बजे लोकसभा में बोला भैया दोनों सदनों का संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगी। इस संबोधन के साथ ही बजट सत्र की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। आई बात समझ में? ये समझाने के लिए इस क्वेश्चन को डाला गया था, क्योंकि हर साल ये होना ही होना है, ये रोज आएगा हर साल आपके पास। क्लियर है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण हो रहा है, तो ये दो टाइम होता ही होता है। और इस बार बोला भाई हमारे राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू है। द्रौपदी मुर्मू क्या है, देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति है। पहली कौन है? इंदिरा गांधी। मैं कुर्सी फेंकू, प्राइम मिनिस्टर थी वो तो। हाँ, तो राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा। प्रतिभा 3 बारी बोल दिया तो छोटी बहन लगती तेरी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। आई बात समझ में? क्लियर है? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज दी फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ दिस कंट्री। क्लियर है? और सेकंड है द्रौपदी मुर्मू। क्लियर है? पहली, इनके साथ भी एक टैग जुड़ता है, पहली जनजातीय महिला, जनजाति से आने वाली महिला। आई बात समझ में? क्लियर? ट्राइबल वुमन। तो ये नेक्स्ट, द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज अनाउंस्ड टू मेक डिब्रूगढ़ सिटी इन द सेकंड कैपिटल ऑफ द स्टेट। हाल ही में बोला भैया एक राज्य ने डिब्रूगढ़ को अपनी दूसरी राजधानी बना दिया गया है। ठीक, तो कौन सा है बोला वो स्टेट? क्या लगता है, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल या अरुणाचल प्रदेश? क्या लगता है अंजलि? अरे है, असम इज द राइट आंसर। 7 करोड़, बिल्कुल सही जवाब है असम। असम में आता है डिब्रूगढ़। आप सुन, ठीक, किसी जमाने में हम गए थे वहां पे, हम लोग थे उस समय 11th क्लास में शायद, हम लोग क्या, डिब्रूगढ़। डिब्रूगढ़, हाँ डिब्रूगढ़, उसके पास रेलवे स्टेशन पड़ता है न्यू तिनसुकिया, वहां से था। एनसीसी का आज भी वहां पे नॉर्थ ईस्ट का शायद डायरेक्टरेट है। ठीक है, तो वो है डिब्रूगढ़। आई बात समझ में? और असम की वैसे कैपिटल क्या है, ये तो दूसरी कैपिटल कह रहे हैं, सेकंड कैपिटल। तो फर्स्ट है दिसपुर। क्लियर है? असम की फर्स्ट कैपिटल दिसपुर और सेकंड है डिब्रूगढ़। उत्तराखंड का भी है क्या ऐसा कुछ? गैरसैंण। उत्तराखंड में बोला भैया समझिए क्या है, उत्तराखंड की कोई परमानेंट कैपिटल है ही नहीं। आई बात समझ में? उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं,
ठीक, एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है, आए बात समझ में, क्लियर है, ठीक। और एक बोला भैया क्या है हमारे पास, तो एक है हमारे पास बोला भैया टेम्परेरी, अस्थाई है बोला भैया देहरादून, और ग्रीष्मकालीन है गैरसैंण। परमानेंट कैपिटल है ही नहीं हमारे पास अपनी अभी तक, आए बात समझ में, क्लियर है। तो ये से चलता है, ठीक। जैसे जम्मू और जम्मू कश्मीर जब स्टेट हुआ करता था तो उसकी भी थी, जम्मू भी थी और बोला भैया कश्मीर में भी थी, क्लियर है। तो ये कुछ स्टेट्स में, तो हाल ही में इसका बना है तो याद रखना है, ठीक, डिब्रूगढ़ का। नेक्स्ट, द लोगो ऑफ नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 वाज लॉन्च्ड इन, तो कह रहे हैं हाल ही में राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप। पैरा समझते हो, पैरा क्या होता है, पैरा बोलते हैं बोला भैया उसको जो कि बोला भैया फिजिकली चैलेंज्ड है लोग, आए बात समझ में, क्लियर है, ठीक। जैसे ओलंपिक्स होते हैं उनके ठीक बाद पैरा ओलंपिक्स होते हैं। पैरा ओलंपिक्स में कौन पार्टिसिपेट करेंगे, तो पैरा ओलंपिक्स में बोला भैया वो पार्टिसिपेट करेंगे जो फिजिकली चैलेंज्ड है, आए समझ में, ठीक, जो शारीरिक रूप से अक्षम है, क्लियर है। अगर उन लोगों की भी एक प्रतियोगिता होती है बोला, ठीक। वैसे पैरा ओलंपिक्स को अगर तुम गूगल करोगे ना तुम्हें एक बड़ी अच्छी डेफिनेशन मिलेंगी, आए बात समझ में, ठीक। उनको कहा जा रखा है बोला भैया क्या, वो कहते हैं फिजिकली चैलेंज्ड, ठीक, बट इंटेलेक्चुअली एबल्ड, आए बात समझ में। बोला भैया आप उनमें बस ये मत देखो कि ये लोग क्या है फिजिकली डिसेबल हैं, बोला वो इंटेलेक्चुअली बहुत एबल्ड लोग हैं आपसे, कि उसके बाद भी उन्होंने लड़ना नहीं छोड़ा, उन लोगों का कॉम्पिटिशन को कर लेते हैं, ठीक। तो जैसे हमने बताया था एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, वैसे पैरा एथलेटिक्स भी है, ठीक। तो बोला उसके भी बोला भैया लोगो अभी लॉन्च किया हुआ है, क्योंकि उसकी 2025 में उसको भी क्या करना है बोला भैया उसकी भी चैंपियनशिप होनी है, तो उसका लोगो बोला भैया कहां लॉन्च किया गया, तो मुंबई, कोलकाता, चेन्नई या बैंगलोर, क्या लगता है रोहित बाबू, चेन्नई इज द राइट आंसर, चेन्नई में हुआ है, कहां हुआ है, चेन्नई में हुआ है, ठीक। नेक्स्ट, हाँ, कह रहे हैं बोला भैया टेबलो प्रेजेंटेड ऑन द रिपब्लिक डे 2025 हैज वॉन द फर्स्ट प्लेस इन द पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी, गणतंत्र दिवस 2025 में, अभी गणतंत्र दिवस 2025 हुआ, ठीक। तो उसमें बोला भैया हर राज्य की तरफ से झांकियां निकलती हैं, ठीक। उसमें उत्तराखंड की तरफ से भी रही होगी, पंजाब की तरफ से, महाराष्ट्र की तरफ से, लेकिन कह रहे हैं कौन सी ऐसी झांकी है बोला भैया जिसको पीपल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में पहला स्थान प्राप्त हुआ है, लोगों की पहली पसंद बोला भैया कौन सी थी, ठीक। तो ऐसा अवार्ड किसको मिला है बोला, तो आपके ऑप्शन थे पंजाब, पंजाब को जिसका बोला थीम थी लैंड ऑफ नॉलेज एंड विजडम, उत्तराखंड की जिसका था कल्चरल हेरिटेज एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, दिल्ली की थी जिसका था क्वालिटी एजुकेशन, या फिर उत्तर प्रदेश की थी जिसका नाम था महाकुंभ। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक। तो क्या लगता है कहां था, उत्तर प्रदेश महाकुंभ इज द राइट आंसर, आए बात समझ में, उत्तर प्रदेश महाकुंभ, क्लियर है। उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसकी थीम का नाम था महाकुंभ, महाकुंभ पे बना रखी थी उन्होंने, क्लियर है। और उसको ही बोला भैया पहली चॉइस का अवार्ड मिला हुआ है, ठीक, आए बात समझ में। अब महाकुंभ है तो बोला भैया महाकुंभ होता क्या है, समझिए बात को, महाकुंभ क्यों मनाते, महाकुंभ है क्या, कुंभ 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 चल रहा है क्या, ये क्या होता है कुंभ, अरे कुंभ हो रहा, महाकुंभ हो रहा, इतना हो रहा, लोग मर गए, तुमको पता ही नहीं हो क्या रहा है वहां, क्यों जा रहे हैं लोग वहां उतना, देखो पुराणों में एक कहानी है, वहां से कुंभ की कहानी निकल करके आती है क्या, कि ठीक एक बारी क्या हुआ कि लगातार लगा बोला भैया क्या बोलते उसका नाम, कि हमारी बोला भैया शक्तियां कम हो रही हैं, भगवान को लगा, देवताओं को लगा हमारी शक्तियां लगातार कम हो रही हैं, क्योंकि गाय बगाए हमसे भी कुछ ना कुछ बोला भैया पाप होते रहते हैं, ठीक। तो ऐसे में बोला भैया हम लोग को अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, समुद्र मंथन करना चाहिए, क्योंकि समुद्र से ही बोला सब कुछ निकलेगा, अब समझ, ठीक। ये कॉन्सेप्ट है कि बोला भैया ये जो नीचे है ना इससे ही सब कुछ निकल करके आया है, सब नीचे चला जाता है, यहीं से शक्तियां प्रकट होती हैं सारी, क्लियर है, ठीक। तो बोलते हैं ना मिट्टी से आया मिट्टी मिला, वही चीज वो समुद्र से बोला मंथन करो और उससे बोला भैया चीजें निकलेंगी, ठीक। अब ये काम अकेले हो नहीं सकता था, आए बस समझ में, तो उनको लगा बोला भाई हमको भी कोई पावरफुल चाहिए, ठीक। तो उन्होंने राक्षसों से कहा कि यार कि देखो कि मिल करके करते हैं, जो भी सामान आएगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आई बात समझ में, क्लियर है। अब इसको लेकर के बोला भैया स्टार्ट हुआ, ठीक। कोशिश थी अमृत, जो उसका लास्ट था अमृत निकलना था उसमें से, ठीक। अब बहुत सारी चीजें निकलती चली गई तो बढ़ती चली गई, कुछ देवताओं के पास कुछ राक्षसों के पास, चलता चला गया, हाँ। इसमें से निकला बोला कुंभ, आई बात समझ में, ठीक। अब निकला अमृत कुंभ, कुंभ मतलब होता पॉट, आई बात समझ में, क्लियर है, एक बर्तन जिसमें अमृत था वो निकला। अब जैसे वो निकला तो लोगों ने बोला रस्सी छोड़ो, अब तो मेन चीज आ गई है, अब थोड़ी है काम, क्लियर है। और अब उसको लेकर के बोला भैया क्या हुआ, अब छीना झपटी का खेल शुरू हुआ और उसको लेकर के भागने लगे,
क्लियर है। और जब उसको लेकर के भाग रहे थे तो उस अमृत कलश में से बोला भैया कुछ बूंदें नीचे गिरी, धरती पे, पृथ्वी पे गिरी। ठीक, वो जिन जगहों पे गिरी वो 4 जगह हैं, 4 ऐसे प्लेसेस हैं जहां पे बोला भैया वो क्या है, वो बूंदें गिरी हैं। उन्हीं 4 जगहों पे कुंभ लगता है। आई बात समझ में? क्लियर है। कहाँ कहाँ है? एक हरिद्वार है, एक प्रयागराज है, एक उज्जैन है, एक नासिक है। हरिद्वार कहाँ है? मर जाओ, हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड में है ना। प्रयागराज कहाँ है? तुम लोग पागल वागल हो गए हो क्या? उत्तर प्रदेश में है ना, योगी जी पागल हो गए वहां, है कि नहीं? उज्जैन कहाँ है? एमपी में। नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। क्लियर है। ठीक, और जो गिरा ना, ये नदियों में गिरा। कहां गिरा? नदियों में गिरा। क्लियर है। तो यहां पे बोला भाई नदियों में ही बोला भाई स्नान का महत्व है। क्लियर है। ठीक, तो इसमें कुंभ में होता कुछ नहीं, कुंभ में किसी भगवान की पूजा नहीं होती है, कुंभ में स्नान होता है बस। नदी में जाओ, डुबकी लगाओ, काम खत्म, पूजा वूजा नहीं होती उधर कुछ। क्लियर है। तो अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपने पापों को कम करने के लिए बोला भैया उसी मुहूर्त पे जो वो चीजें आए, तो बोला भैया वहां पे क्या करो, डुबकी लगाओ और अपने को भी बोला भैया शक्ति से ओतप्रोत पाओ। इसीलिए अभी मोदी जी भी गए, है कि नहीं, सबके सब जा रहे हैं, डुबकी लगा रहे हैं। ठीक, तो वो यही वाला सिस्टम है। ठीक, और ये 4 जगहों पे बोला भैया ये लगता है कुंभ। हरिद्वार है, प्रयागराज है, उज्जैन है और नासिक है। ठीक, क्लियर है। कौन कौन सी नदियां बहती हैं यहाँ पे? हरिद्वार में है गंगा, हरिद्वार में है, नोट कर लो इसे। इस बार महाकुंभ बोला भैया 12 साल में एक बार ही हो रहा है तो चलता है। ठीक, वैसे एक और भी है इसको लेकर, लेकिन पहले नदियां देख लेते हैं। ठीक, हाँ अभी बताते हैं उस पर। ठीक, क्लियर है। तो हरिद्वार में है बोला भैया क्या, बोलो गंगा नदी। ठीक, प्रयागराज में है बोला भैया गंगा यमुना सरस्वती है, अरे है ना। वैसे प्रयाग का मतलब ही होता है संगम। क्या होता है? प्रयाग मतलब होता है संगम। क्लियर है। पहले इसे इलाहाबाद कहते थे। ठीक, तो प्रयागराज में बोला भैया संगम, प्रयाग मतलब ही संगम होता है। तो जो प्रयागों का भी राजा है बोला, जैसे उत्तराखंड में पंच प्रयाग का कॉन्सेप्ट है। कौन कौन से पंच प्रयाग हैं? देवप्रयाग, कर्णप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग, विष्णुप्रयाग। अगर ऊपर से आते हुए जाएंगे, क्लियर है, तो अगर आप हिमालय की तरफ से आओगे तो हिमालय की तरफ से सबसे पहले एक अलकनंदा रिवर आ रही है, अलकनंदा रिवर से जुड़ते हुए प्रयाग बनते हैं। सबसे ऊपर है बोला भैया क्या आ रही है, विष्णु गंगा आ रही है। तो विष्णु गंगा जहां बनती है वहां कहते हैं विष्णु प्रयाग। क्या कहते हैं? विष्णु प्रयाग। उसके बाद बोला भैया एक रिवर आती है नंदाकिनी, इसे कहते हैं नंद प्रयाग। क्या? नंद प्रयाग, जहां पे अलकनंदा और नंदाकिनी मिलती है। उसके बाद आती है पिंडर, जहां ये मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। ठीक, उसके बाद बोला भैया एक रिवर आती है मंदाकिनी, जहां ये मिलती है उसे कहते हैं रुद्रप्रयाग। क्लियर है। और उसके बाद बोला भैया जहां आती है भागीरथी, अलकनंदा से मिलती है, इसे कहते हैं देवप्रयाग। तो प्रयाग मतलब होता है संगम। वैसे यहां पे प्रयागराज मतलब यहां पे संगम है। और क्यों कह रहे हैं? कह रहे हैं बोला भैया त्रिवेणी है, 3 बड़े संगम है बोला। आए बात समझ, जैसे गंगा यमुना सरस्वती 3 नदियों का संगम है, इसलिए बड़ा प्रयागों का भी राजा है ये। क्लियर है। तो प्रयागराज। उज्जैन में कौन सी नदी बहती है? शिप्रा, शिप्रा रिवर है। ठीक, उज्जैन में शिप्रा रिवर। और चौथा है बोला नासिक, नासिक में कौन सी रिवर है? गोदावरी। इन 4 नदियों पे होता है बोला। और नियम क्या है? हर 12 साल में होगा कुंभ। आए बात समझ में? पूर्ण कुंभ बोलते हैं इसे। ठीक, हर 12 साल में, जैसे नासिक में हो गया, अब नासिक में जब हुआ था जिस साल, उसके 12 साल बाद होगा, फिर इसके 12 साल बाद होगा, इस तरीके से चलता रहेगा। ठीक, 12 साल का कॉन्सेप्ट चलता है। और एक होता है बोला भैया कि इसे पूर्ण कुंभ कहते हैं। ठीक, पूर्ण कुंभ होता है बोला भैया कब? 12 साल में। ठीक, केवल 2 जगह ऐसी है जहां पे अर्ध कुंभ भी लगते हैं। 6-6 साल में भी बोला भैया क्या होती है, एक बार सभी इकट्ठा होते हैं। तो अर्ध कुंभ कहां लगते हैं? तो हरिद्वार और प्रयागराज 2 ऐसे हैं जहां पे अर्ध कुंभ लगते हैं। हरिद्वार और प्रयागराज 2 ऐसी जगह है जहां पे अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट भी है कि 6-6 साल में बोला भैया एक बार लोग स्नान के लिए आते हैं। ठीक, और वरना पूर्ण कुंभ तो ये होता है। और इस बार कह रहे हैं महाकुंभ है। क्या है? मजेदार बात यह है, सरकार कह रही है महाकुंभ है, महाकुंभ है। किसी ने पूछा नहीं महाकुंभ क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं 144 साल बाद आ रहा है इसलिए महाकुंभ है। सुना होगा तुमने कई जगह 144 144। कोई पूछे कैसे 144, तो कह रहे हैं बोला भैया 12 बार जब बोला भैया हो जाएगा तो उसे महाकुंभ कहेंगे। क्लियर है। एक बात बताओ यार, पुराणों में लिखा हुआ है?
पुराणों में लिखा हुआ है। आप समझ, अभी तक क्या 144 साल हो रहे होंगे जब से शुरू हुई ये परंपरा। कब से चल रहा होगा कुंभ की परंपरा? तो कुछ नहीं, ये सरकार को थोड़ा चमकाने आता कि अब की बार वाले को कैसे बोले। तो ग्लैमर का जमाना है, उन्होंने कह दिया, बोला कुंभ तो रोज हो रहे, बोला महाकुंभ ये होगा, हमारा वाला महा है, ठीक है। वरना शास्त्रों में कहीं महाकुंभ का उपयोग नहीं है, ठीक है। अर्ध कुंभ है, पूर्ण कुंभ है। पूर्ण कुंभ 12 साल में एक बार लगता है हर जगह, जैसे हरिद्वार में लगा तो 12 साल फिर पूर्ण कुंभ यहाँ लगेगा, उज्जैन में जिस साल लगा होगा वहां के बाद 12 साल में पूर्ण कुंभ वहां लगेगा, ठीक। और यहाँ पे बोला भाई 6-6 साल में, बोला भाई अर्ध कुंभ का कॉन्सेप्ट है। आई बात समझ में? अर्ध कुंभ और ये वाला सिस्टम होता है, क्लियर है, ठीक। कुंभ मेला क्या होता है समझ में आया? कुंभ मेले की कहानी कहां से आती है समझ में आया? और कुंभ मेले में जाकर के स्नान का क्या महत्व है समझ में आया? क्लियर है, ठीक। और कब कब और कहां कहां पे लगता है समझ में आया? किस रिवर के किनारे लगता है समझ में आया? यही समझना है यहां से। इतना चीजें अगर आपके ध्यान में है तो पर्याप्त हो आपको कुंभ के बारे में जानकारी रखने के लिए, क्लियर है, जितना होना चाहिए। बाकी तो बाबा जी बता पाएंगे। बूंदे बूंदे बूंदे, अरे यार इतने पृथ्वी के लोग इतने काबिल लोग हैं क्या कि इनको पूरा अमृत पिलाए, है कि नहीं? क्लियर है, ऐसा कुछ नहीं। अरे ये कहानियां हैं, ये किससे कहानियां हैं, ये अपने मन को खुश रखने के लिए, ठीक है। आए बस समझ में, ये किससे कहानियां कि अपने वो करने के लिए वो है, आए बस समझ में। वरना एक तरीके से देखे तो बहुत खराब कॉन्सेप्ट नहीं है। मेरे को तो गंगा का सिस्टम बड़ा खराब लगता है। गंगा में चले जाओ, बड़े से बड़ा पाप मिट जाता है, तो आदमी के तो मजे हैं यार। नदी किनारे बैठ करके लोगों की जेब कतरी कर रहा है, चाकू मार रहा है, और शाम को एक डुबकी लगा के घर जा रहा है, बढ़िया फ्रेश हो गए, है कि नहीं? तो ये सब यूं तो मालूम है मुझे जन्नत की हकीकत गालिब, पर दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है। ऐसे तो हमें पता है कि होना तो कुछ नहीं है वैसे, पर दिल को बहलाने को ख्याल अच्छा है, श्रद्धा का विषय है कि बोला ठीक है, आस्था है। क्योंकि प्रायश्चित कई बार ये होता है कि भाई एक बार प्रायश्चित का सबसे मतलब ये है कि आप पानी में गए और आपने कहा कि भाई साहब आज तक जो हुआ प्रभु माफी, आज के बाद नहीं करेंगे। अगर हाँ ये बोलते हुए डुबकी मारी जा रही है तब तो उस डुबकी सार्थक है भाई, क्योंकि फिर आपने उसे साक्षी माना कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। जैसे अपनी मम्मी को बोल देते हैं कि मम्मी आपके सामने कह देना आज के बाद ये काम नहीं करेंगे, तो नहीं करेंगे। तो वैसे ही साक्षी अगर आप गंगा माँ को मान के चल रहे हो तब तो बड़ी बात है। लेकिन खाली डुबकी मार रहा है गर्मी के कारण, कि गर्मी बहुत हो रही, नहा के बाहर आ गया, फिर से वही काम है, तो फिर कितनी डुबकी मार लो उसका कोई मतलब नहीं है कि नहीं? क्लियर है ये? तो उत्तर प्रदेश में बोला भैया पीपुल्स चॉइस अवार्ड कैटेगरी में बोला उत्तर प्रदेश का महाकुंभ वाली जो है वो टॉप पे रही है, क्लियर है। नेक्स्ट, कहां? कहीं नहीं, मैं बोलता रहा हूँ चारों जगहों पे महाकुंभ का कॉन्सेप्ट है भाई। 12-12 साल में जो होता है महाकुंभ है, 6 साल में जो होता है अर्धकुंभ है। आए बस समझ में? बाकी चारों जगह महाकुंभ भी होते हैं, केवल 2 जगह अर्धकुंभ भी होते हैं, हरिद्वार और प्रयागराज में, बाकी और कुछ नहीं। क्लियर है, ठीक। तो 12-12 साल में ही होता है कुंभ, मतलब 12 साल ही होता है वैसे। बस उत्तराखंड ये हमारे यहाँ उत्तराखंड में, हाँ हरिद्वार के अंदर, और यूपी में प्रयागराज के अंदर 6-6 साल वाला कॉन्सेप्ट भी है, वरना कुछ नहीं है उसमें। और बस स्नान का महत्व होता है, उसमें कोई पूजा वूजा नहीं होती है, कोई कि पूजा वूजा होगी ऐसी कुछ, जाओ स्नान करो, उसका ही महत्व है बस। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, मतलब ग्रुप कैप्टन विल बी द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू विजिट द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कह रहे हैं बोला भैया भारत की तरफ से पहले बोला भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाने वाले ग्रुप कैप्टन होने वाले कौन? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन समझते हैं क्या होता है? समझिए, होता क्या है, अंतरिक्ष में हम लोगों ने सब सैटेलाइट भेज रहे हैं पूरी पृथ्वी से, कहां पे भेजेंगे? अगर हमने बोला कि जिसकी मर्जी जहां है वो वहां भेज दे, फिर तो अंतरिक्ष में कचरा बढ़ जाएगा, हम अंतरिक्ष को पोल्यूटेड कर देंगे। तो एक जगह बना रखी है हमने, उसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। उस जगह पे से ही बोला भैया सब जगह के लिए मॉनिटरिंग करवाई जाएगी। आए बात समझ में? और उसमें हर कंट्री के लिए, हर कंट्री के लिए तो नहीं है, जो मजबूत कंट्रीज हैं उन्होंने अपने अपने लिए इलाके कर रखे हैं। तो वहां पे इंडियन स्पेस सेंटर भी है, आए बस इंडियन स्पेस स्टेशन भी है। तो बोला भैया अंतरिक्ष, बोला भैया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इंडिया का भी होगा, चाइना का भी होगा, यूके का भी होगा, जो मजबूत देश है। क्लियर है। और वहां पे से बोला भैया वहां पहुंचने वाले, बोला पहले भारतीय बन रहे हैं कौन? तो ग्रुप कैप्टन ने बोला कोई। ग्रुप कैप्टन समझते हो? ग्रुप कैप्टन एक पोस्ट होती है एयरफोर्स के अंदर। जनरली बोला भैया जो लोग एस्ट्रोनॉट होते हैं ना वो एयरफोर्स के रास्ते ही जाते हैं, बस उन्हीं लोगों को उसके लिए तैयार करवाया जाता है। क्लियर है, ठीक। तो ये वाला सिस्टम है। तो बोला कौन है ग्रुप कैप्टन? तो शुभांशु शुक्ला है। कौन है? शुभांशु शुक्ला। सुधांशु नहीं है, शुभांशु है, बी है, बी, शुभांशु शुक्ला ग्रुप कैप्टन है, जो कि पहले भारतीय बन रहे हैं, जो कि क्या होंगे? अंतरिक्ष यात्री होंगे वहां के लिए। क्लियर है। कह रहे हैं रिसेंटली द लिमिट ऑफ किसान क्रेडिट कार्ड हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 लाख टू, कह रहे बोला हाल ही में बोला भैया 3 लाख से बढ़ा करके बोला भैया किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा दिया गया है।
ठीक, अब ये किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है, भारत में एक स्कीम चलती है, लगभग लगभग 1998 से ये स्कीम चल रही है। ठीक, 1998 से किसान क्रेडिट कार्ड के नाम से स्कीम चल रही है। ये क्या होता है समझिए, क्रेडिट कार्ड समझते हो क्या होता है, एक होता है क्रेडिट कार्ड, एक होता है डेबिट कार्ड, सुना है? हाँ, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या अंतर होता है, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड के बीच का अंतर ये होता है, डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जिसमें पहले आपको पैसा रखना है, उसके बाद आप यूज करो। जैसे आपने, जैसा एटीएम है, एटीएम आपका डेबिट कार्ड है, क्लियर है, आप पहले पैसा जमा करो, उसका जितना पैसा आपके पास है आप खर्च कर सकते हो प्लास्टिक कार्ड के तौर पे। ठीक, दूसरा होता है, बोला भैया आपका क्या, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में आपको भी पैसा रखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले पैसा मिल गया है, आप खर्च करो और बाद में आपको पे करना है उसे, क्लियर है? ठीक, तो क्रेडिट कार्ड एक उधार है, क्या है, उधार है। आए बात समझे, मैंने कहा ये कार्ड ले लो, इसमें 50 लाख रुपए, ये कार्ड तुम रख लो। ठीक, तुमने किया, तुम खर्चा कर रहे हो, मैंने कहा 1 साल तक आप जितना खर्च करना कर लो, उसके बाद आपको पैसा भरना पड़ेगा, तो ब्याज सहित में आपको वापस भरना पड़ेगा, तो क्रेडिट कार्ड उसे कहते हैं, क्लियर है? डेबिट कार्ड उसे कहते हैं जिसमें हमको पहला पैसा रखना पड़ता है। नहीं ऐसा, हाँ मतलब ऐसा अब तो मिलने लगा मैडम, अब मिलने लगा, अब सबको मिलने लगा, छोटे छोटे लिमिट के 10-10 हजार के, 20-20 हजार के क्रेडिट कार्ड, पर वो आपको वसूलने मैडम परेशान करके रख देंगे। अब क्रेडिट कार्ड वैसे उधार की जिंदगी अच्छी नहीं होती मैडम, नहीं देना चाहिए। आप समझे, हाँ मतलब मेरे जैसे आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं बना हुआ है। ठीक है, मतलब मैं तो नहीं दे सकता हूँ उस चीज को, क्योंकि आपको उधार दिया जा रहा है, फिर आपको भरना है, इससे अच्छा आप अपने पास में कुछ अमाउंट रख लो, ठीक है, क्योंकि आपकी आदत खराब कर देगा। आए बात समझ में? ठीक, क्योंकि जलवा ऐसा है ना उपभोक्तावाद का, बाजार का जलवा ऐसा है, अब आप सामान खरीदने बाजार नहीं जा रहे हो, अब आप बाजार जा रहे हो और जो भी मन में आ रहा है वो उठा के ला दे रहे हो, क्योंकि बाजार आपको आकर्षित कर रहा है। आए बात समझ में? और ऐसे में अगर आपके पास उधार का पैसा है जिसपे ब्याज भी भरना है, मेरी बात सुनो, तुमने पास क्रेडिट कार्ड था, तुमने कहा यार एक काम करती हूँ यार, इसकी 10 लाख की लिमिट है, एक काम करती हूँ एक कार खरीद लेती हूँ, पैसा पड़ा तो है, क्या दिक्कत है, पड़ोसी की कार देखी तुमने खरीद लिया। ठीक, 10 लाख रुपए की कार खरीदी, कार खरीद के घर पहुंची, कार की कीमत आधी हो गई, क्योंकि सेकंड हैंड कार होगी अब वो, कल तक तो शोरूम में थी। ठीक, गाड़ी की कीमत हो गई 8 लाख रुपए, और ये 10 लाख रुपए का ब्याज भरना है, इसे हो गई 12 लाख रुपए। समझिए कुछ, गाड़ी की कीमत घटती जा रही है, ब्याज की कीमत बढ़ती जा रही है, तो क्रेडिट कार्ड वो सिस्टम होता है। ठीक, लेकिन कुछ लोगों के लिए जरूरी भी होता है। ठीक, आप समझे, जैसे किसान है, क्लियर है? अब किसान को क्या है, देखो मतलब किसान को, सब किसान को जरूरत नहीं है, लेकिन किसान को क्या होता है कि मेनली ना किसान को साल भर पैसों की जरूरत नहीं होती है, किसान को साल में बोला भैया 3 बार पैसों की जरूरत होती है। हमारे यहाँ 3 प्रकार की फसल बोई जाती है, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। खरीफ की फसल क्या होती है, खरीफ की फसल होती है जो जून के महीने में बोई गई, अक्टूबर में काट दी गई, जैसे चावल, चावल बोया जाता है जून के महीने में, सितंबर अक्टूबर नवंबर तक काट लिया जाता है, तो वो है बोला। ठीक, दूसरी होती है रबी की फसल। रबी क्या है, जो बोला भैया नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च तक में काट ली जाती है, वो होती रबी की, जैसे गेहूं है ना, अरे गांव से आते हो तुम में से कोई, कब बोते हैं, बोते हैं ना नवंबर दिसंबर में बोया और मार्च में काट दिया, तो गेहूं उसमें होता है। ठीक, और तीसरी होती है जायद की फसल। जायद की फसल किसे कहते हैं, जायद की फसल बोला भैया हम लोग उस फसल को कहते हैं जो कि बोई जाती है बोला भैया का मार्च अप्रैल के पास में, और जून तक में निकाल दी जाती है। ठीक, इसमें वो आते हैं जिसमें वाटर कंटेंट ठीक ठाक होता है, जैसे तरबूज, खरबूज, खीरा, आए बात, ये सब इस समय की फसलें हैं, क्लियर है? ठीक, तो ये वाला सिस्टम बोला भाई उसमें काम करता है। अब उसको क्या कर, उसको हर बार पैसे की जरूरत नहीं होती, उसको कब होती है, बुआई के समय पैसों की जरूरत होती है, उसको फर्टिलाइजर खरीदना है, आए समझ में, उसको मैन्योर खरीदना है, उसको बीज खरीदना है, आए समझ, उसको मजदूर रखना है, अपने खेत 2 आदमी मदद के लिए चाहिए, हल लगाना चाहिए, तो है कि नहीं, हर किसी के कहाँ होते हैं बैल वैल, तो जिसके बैल आएंगे उससे पैसा देना पड़ेगा उसे, है कि नहीं, क्लियर है? तो उसको उसमें पैसा चाहिए, तो ऐसे समय में बोलो भैया उसको क्या मिल जाए, क्रेडिट कार्ड मिल जाए, उसने इस समय खर्च किया। ठीक, 4 महीने बाद जब फसल कटी, बिका, उसने उस समय जमा भी कर दिया, इसको कहते हैं, इस स्कीम को कहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, क्लियर है? हाल ही में बोला इसके पैसे को बढ़ा दिया गया है, पहले 3 लाख हुआ करता था, अब इसकी लिमिट को बढ़ा करके कर दिया गया। बोला कितना कर दिया गया, बोला तो क्या लगता है 5 लाख कर दिया गया है, 5 लाख रुपए कर दिया, अभी बजट में ही हुआ है परसों, क्लियर है? जब बजट आया तो बजट में बोला भाई इसको कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट, अलग अलग है दोस्त, अलग अलग बैंकों का अलग अलग है, किस बैंक से तुम ले रहे हो इस पर फर्क पड़ता है। ठीक, हाँ, तो ये समझे, लेकिन बाकी क्रेडिट कार्ड के मुकाबले बहुत कम है दोस्त, 7% 8% है शायद क्रेडिट कार्ड पे, मैं HDFC का हाल ही में बीच में एक बार मैं देख रहा था, तो 7-8% के पास है। ठीक, बाकी क्रेडिट कार्ड अगर तुम ले रहे हो अपने नाम पे, किसान वाला नहीं दूसरा, ठीक, तो उस पर बोला भैया 40-40% का ब्याज लगता है,
आए बात, मैंने बताया ना बहुत भयंकर चीज है क्रेडिट कार्ड, सबसे हाईएस्ट होता है उसमें, क्लियर है, और मिलना बहुत आसान है। तुम आज बैंक को बोलो हमें क्रेडिट कार्ड चाहिए, अरे वो तुम्हारी जान खा देंगे, बोलो ले लो ना, ले लो ना। आए बात समझ में? और एक बार तुमने ले लिया और खर्च कर दिया तो उसका तो तुम्हारे घर के बाहर खड़े रहेंगे, पैसे दे रही कि थप्पड़ खा के जाएगी। ये हाल है, पूरा गुंडा ही है। आए बात समझ में? तो ये सिस्टम है, समझे? तो इसलिए बहुत सोच समझ के लें। हमारे देश की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हमारे देश में फाइनेंशियल अवेयरनेस कभी पढ़ाया नहीं जाता है कि नहीं? कॉमर्स में भी नहीं पढ़ाया जाता है कि आपको बोला भैया पैसे का उपयोग किससे, कमा तो लेंगे ही ना, कमा तो भिखारी भी रहा है और कमा मुकेश अंबानी भी रहा है कि नहीं? क्लियर है, लेकिन चलाया किस तरीके से जाए उसको लेकर के बोला भैया हमारे यहाँ कोई सेंस ही नहीं है, उस पर कभी कोई लेक्चर ही नहीं होता है हमारे यहाँ, ठीक? तो वो ज्यादा जरूरी है उसमें, ठीक? नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेंटली इंडिया हैज एडेड 4 न्यू रामसर साइट, विच इज वन ऑफ देम? बोला हाल ही में बोला भैया भारत ने 4 नए रामसर स्थल को जोड़े हैं, इनमें से कौन है? रामसर स्थल क्या होते हैं? कुछ नहीं, मेरी बात समझो। रामसर एक जगह है ईरान में, कहां है? ईरान में। ईरान में एक जगह है जिसका नाम है रामसर, रामसर, क्लियर है, ठीक? रामसर हुआ क्या, रामसर जो साइट्स होती है ना वो जनरली होते हैं बोला भैया वेटलैंड्स। क्या होती हैं? वेटलैंड्स। वेटलैंड समझते हो? वेटलैंड्स, आर्द्र भूमि, आर्द्र भूमि, आर्द्र मतलब गीले, ठीक? मेरी बात सुनो, आर्द्र भूमि के अंदर क्या क्या आता है? समुद्र, नदी, नहर, तालाब, झरने, कुआं। आए बात समझ में? क्लियर है? कोई छोटा छोटा पानी का स्थल भी है अगर, क्लियर है, ठीक? तो बोला भैया उसका वो रामसर के अंदर आता है, ठीक? क्यों आता है? क्योंकि 1971 में क्या हुआ, ईरान के रामसर नामक शहर में दुनिया के बोला भैया प्रबुद्ध लोग, ज्ञानी लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा यार कि हमको अपने वाटर वाली जमीन जो है, वेटलैंड जो, इनकी रक्षा करनी चाहिए, इनको संवर्धन के बारे में सोचना चाहिए, संरक्षण के बारे में सोचना चाहिए, क्लियर है? तो 1971 में एक कार्यक्रम वहां पे हुआ, क्लियर है? और क्योंकि ये हो रहा था कहां? ईरान के रामसर शहर में, इसलिए बोला भैया इसको कह दिया गया रामसर कन्वेंशन, क्लियर है? 1970 वेटलैंड्स को लेकर के रामसर में। और इसके लिए बोला भैया हर साल बोला भैया यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, बोला भैया रामसर साइट्स कहते हैं। हर देश बोला भैया चाहता कि मेरी ज्यादा से ज्यादा बोला जमीनें इसमें आए ताकि बोला भैया उनको कन्वेंशन किया जा सके, उनका रखरखाव ढंग से किया जा सके। तो वैसे ही भारत ने इस बार बोला भैया क्या है, रिसेंटली इंडिया हैज एडेड 4 न्यू रामसर साइट्स। हाल ही में भारत ने बोला भैया 4 और जब भूमियों को इसमें जोड़ दिया है। ये सब कैसी होंगी? वेटलैंड होंगी, पानी से संबंधित होंगी। आई बात समझ में? क्लियर है? तो कह रहे हैं बोला भाई इन चारों में से बोला भैया वो कौन सी साइट है जिसको जोड़ा गया है इस बार, ठीक? क्या लगता है दोस्त? अनंत लेक, विवाह लेक, उधवा लेक या फिर गोकुर लेक? क्या लगता है रिंकी? उधवा लेक झारखंड, क्लियर है? उधवा लेक झारखंड है बोला भैया जिसको इसके लिए चुना गया है, ठीक? क्लियर है? रामसर समझ में आया? रामसर एक कन्वेंशन है जिसके अंदर वेटलैंड को रखा जाता है, आर्द्र भूमियों के संरक्षण को रखा जाता है। रामसर ही क्यों नाम दिया? क्योंकि 1971 में ईरान के रामसर शहर में बोला भैया पहली बार इसकी बात हुई थी और इसके तहत बोला हम क्या करते हैं तो वेटलैंड्स का संरक्षण करते हैं, ठीक? उनको कंजर्वेशन करने की जरूरत करती है, समझे? पक्का? ये देखते हैं आगे। नेक्स्ट, इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। भारत में प्रतिवर्ष इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जाता है। इंडियन कोस्ट गार्ड डे समझते हो? इंडियन कोस्ट गार्ड समझते हो? इंडियन कोस्ट गार्ड, कोस्ट मतलब होता है तटीय भूमि। भारत का कुछ इलाका तट में भी आता है ना? अरे नहीं आता है, क्लियर है, ठीक? तो इसकी रक्षा कौन करेगा? इसकी रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे नहीं, क्लियर है? इसकी रक्षा करेगा कोस्ट गार्ड। कौन करेगा? कोस्ट गार्ड, क्लियर है? हमारे यहाँ फौज सीमाओं की रक्षा नहीं करती, फौज का काम होता है लड़ाई करना। तो ऐसा नहीं कि इंडियन नेवी करती इसकी सुरक्षा, ना ना ना, ऐ बस समझ में। हमारे यहाँ इंडो चाइना बॉर्डर पे आर्मी थोड़ी बैठती है। हमारे यहाँ जो बॉर्डर्स होती है ना उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है पुलिस की। किसकी होती है? और उसके लिए स्पेशल पुलिस होती है सेंटर की, जिसे कहते हैं सेंटर आर्म्ड पुलिस फोर्स, सीएपीएफ, क्लियर है, ठीक? जैसे हमारा है चाइना बॉर्डर, इंडिया चाइना बॉर्डर है, इसकी रखवाली कौन करता है? आईटीबीपी। कौन करता है? इंडियन तिब्बत बॉर्डर पुलिस, आर्मी नहीं है, आईटीबीपी करेगा, क्लियर है? पाकिस्तान बॉर्डर, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, वो करेगा, ठीक? इंडिया बांग्लादेश, बीएसएफ, क्योंकि पहले पाकिस्तानी था तो बीएसएफ ही था, बाद में बांग्लादेश हो गई तो हमारी बीएसएफ थोड़ी उठ के आ गई, वो तो वहीं बैठी हुई है, क्लियर है? ये है।
इसके अलावा अगर हम बोलूं इंडिया नेपाल, कौन करता है? एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल है भाई तुम्हारे यहां बॉर्डर पे, एसएसबी रहती है वहां पे, आईटीबीपी रहती है, आईटीबीपी तो ब्रांच होगी उसकी ब्रांच में, वरना नेपाल बॉर्डर को गार्ड करने की जिम्मेदारी है एसएसबी की। आई बात समझे, सशस्त्र सीमा बल की है, क्लियर है। इंडिया भूटान, एसएसबी ये करता है, क्लियर है, ठीक। इसके अलावा बोला भैया कौन, तो इंडिया म्यांमार, कौन करता है? एक फोर्स है असम राइफल, नाम सुना है? असम राइफल, असम राइफल का क्या काम है? असम राइफल का यही काम है। आई बात समझ में, क्लियर है। कोई छूटा क्या? सब हो गए, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, म्यांमार हो गया, ऊपर इतने ही है, अरे इतने ही है, बांग्लादेश भी हो गया, हाँ तो ये। अब नीचे वाला एरिया बचता है, तो नीचे कौन करेगा? कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड ये करती है, इसका काम है तट की रक्षा करना। आई बात समझ में, फौज नहीं करती है, फौज अंदर, फौज युद्ध के लिए होती है बॉस। आई बात समझ में, क्लियर है। बाहर की रक्षा इनके पास है। तुमने एक वो देखिए क्या, फैमिली मैन नाम की एक सीरीज आई थी प्राइम पे, अमेजन प्राइम पे, देखिए। तो उसमें जैसे वो फर्स्ट वाली जिसमें मूसा था, ठीक, तो जैसे ही वो मूसा लोग अंदर घुसते हैं, ठीक, तो वो कहता है कि अब हम लोग इंडियन वाटर में आ गए हैं, आगे कोस्ट गार्ड मिल सकता है। उसका मतलब इसी कोस्ट गार्ड से था, इंडियन कोस्ट गार्ड, क्लियर है। तो कह रहे हैं, बोला भैया भारत में प्रतिवर्ष किस दिन भारतीय तट रक्षक दिवस मनाया जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है इंडियन कोस्ट गार्ड डे? 1 फरवरी को मनाया जाता है। कब? 1 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है 1 फरवरी को? 1 फरवरी 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 फरवरी 1978 को इसकी स्थापना हुई थी। इसी कारण से बोला भैया इस दिन क्या मनाया जा रहा है? इंडियन कोस्ट गार्ड डे मनाया जा रहा है। समझे? पक्का? तो ये नेक्स्ट, रिसेंटली व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर विल बी स्टैब्लिश इन दिस स्टेट। बोला भैया व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, ठीक, व्हाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर, क्लियर है, जो सफेद बाघ है, क्लियर है, व्हाइट टाइगर जो है, ठीक, उसका ब्रीडिंग सेंटर बोला भाई स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो कहां पे कर रहे हैं? तो मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश बोला भैया देखो बहुत रिच है अपने नेचुरल हेरिटेज के लिए। अब नेचुरल हेरिटेज में वहां पे बहुत अच्छा स्थान है। कान्हा नेशनल पार्क वहीं है, पन्ना नेशनल पार्क वहीं है, अब बहुत से नेशनल पार्क आपको मिलेंगे वहां पे। तो क्लियर है, वहां पे बोला भैया बहुत एक अच्छी जगह है, ठीक, जहां पे बोला भाई इनको अगर जैसे अभी हमने बोला देखा चीता लाए, तो चीता भी मध्य प्रदेश में गए गए क्लियर है, क्योंकि वहां पे बोला कैट फैमिली के लिए, टाइगर है, चाहे चीता है, चाहे लॉयन है, ये सब कैट फैमिली से आते हैं। तो कैट फैमिली के लिए बड़ी स्टैब्लिश बोला भैया वहां पे जगह है, खूब सारा उसके लिए भोजन है, बाकी एनिमल्स हैं, तभी तो टाइगर सर्वाइव भी करेगा, लॉयन सर्वाइव भी करेगा। ऐसा तो बहुत क्या है, डाइवर्स बोला भैया वहां की इकोलॉजी है। आई बात समझ में, बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है वहां की, इस कारण बोला भैया वहां पे कर रहे हैं, क्लियर है। तो कहां है? तो मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश में, क्लियर है। नेक्स्ट, हाँ, रिसेंटली इंडिया एंड विच कंट्री जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इक्वेरियन हैज स्टार्टेड। बोले अभी भी बोला भैया इक्वेरियन नाम की बोला भैया हमने क्या किया, इक्वेरियन नाम से बोला एक मिलिट्री एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज समझते हो? युद्ध अभ्यास, ठीक, दो कंट्रीज आपस में मिलती हैं और आपस में ट्रेनिंग करती हैं कि कभी लड़ाई होगी तो हम लोग किस तरीके से बोला एक दूसरे का साथ दे सकते हैं। आप समझ में? तो बोला अभी एक इक्वेरियन नाम से बोला भैया युद्ध अभ्यास शुरू हुआ है, इक्वेरियन, ठीक। अभी इक्वेरियन बोला भैया नाम से युद्ध अभ्यास जो है किस कंट्री के? एक तो इंडिया है बोला, दूसरी कौन है? तो ऑप्शन है श्रीलंका, मालदीव्स, वियतनाम या सऊदी अरेबिया। क्या लगता है दोस्त? वियतनाम इज द रॉन्ग आंसर। क्या लगता है विशाखा? श्रीलंका इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। सऊदी अरेबिया इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। गजब हो गए तुम लोग, 4 ऑप्शन में से कह रहे हम बताते हैं 3 गलत तुमको, जो हम छोड़ेंगे वही सही होगा है। तुम में से कोई भी कौन बनेगा करोड़पति में मत जाना, और किसी का सिलेक्शन हो भी जाए तो क्लास में से तो किसी दूसरे को मत ले जाना अपने साथ। आए बात ना, इन लोगों को फोन लगाना कभी, ये 3 गलत बता रहे हैं, ठीक। हाँ, तो मालदीव्स है। कौन सा है? मालदीव्स। मालदीव्स कहां पे? तो इंडिया के साउथ में ही बोला भैया कंट्री है, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में बोला भाई कंट्री है जिसको मालदीव्स कहते हैं। कैपिटल कहां है इसकी? माले। कहां है? माले। ये देख लो, ये इंडिया है ना, तो यहां है मालदीव्स, ठीक, साउथ और वेस्ट पीछे की तरफ को, ठीक, क्लियर है। तो ये है बोला यहां पे, इसकी कैपिटल है माले, ठीक, मालदीव्स की कैपिटल है माले। और करेंसी क्या है यहां की?
मालदीव्स रुपया, रुपया ही बोलते हैं, वो एफ लिखते हैं, पी नहीं लिखते, तो रुपया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रुपया। ठीक, क्लियर है वही अपना ये जैसा है। ठीक, आए बात समझ में? तो ये है बोला। ठीक, तो ये मिलिट्री एक्सरसाइज जो स्टार्ट हो रही है। नेक्स्ट, रिसेंटली बोई मेला, इंडियाज ओल्डेस्ट बुक फेयर वाज ऑर्गेनाइज्ड। बोई मेला, बोई मेला क्या है? बोला भैया देखो ये बुक फेयर लगते हैं, बुक फेयर समझते हो? ठीक, पुस्तक मेला कह देते हैं उसे हिंदी में। ठीक, पुस्तक मेला मतलब क्या होता है कि जिसमें बोला भैया किताबें, दुनिया भर की किताबें। अब तो खैर इंटरनेट का युग आ गया ना, अब इंटरनेट अपने रीच पे पहुंच गया, तो अब वो बातें देखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तुम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हो कि क्या करने जाते होंगे लोग वहां। पहले दुनिया में लोगों को पता ही नहीं होता था कि किस जमाने में कौन किस देश के अंदर कौन सी किताब लिख रहा है कि नहीं? तो अगर कोई किताब पढ़ने का शौकीन है, या फिर उसको अपने सब्जेक्ट की स्पेसिफिक नॉलेज चाहिए, जैसे कोई पीएचडी कर रहा है, उसे रिसर्च करनी है अपने सब्जेक्ट पे, अब उसके सब्जेक्ट में बेहतरीन किताब किसने लिखी है, कैसे पता चलेगा उसे? इंटरनेट नहीं है अगर, आज तो इंटरनेट है, आप गए शोध गंगा पे लिखा, टाइप किया, पूरी दुनिया के रिसर्च खुल के आ गए आपके सामने। आए बस समझ, आपने अपना टॉपिक डाला, क्या होता है उसका नाम, की रिसर्च पेपर, थीसिस, आए बस समझ, पीएचडी थीसिस, आपको सब मिल जाएगा। लेकिन है ही नहीं, तो क्या करोगे? तो ऐसे टाइम में बोला भैया पहले जमाने लगते थे बुक फेयर, पुस्तक मेला, पूरी दुनिया की किताबें वहां लेकर, जैसे दिल्ली का पुस्तक मेला बहुत फेमस है, आप समझ में? ठीक, वैसे ही बोला भैया दुनिया का सबसे, बोला इंडिया का सबसे पुराना, बोला भैया एक बुक मेला लगता है बोई मेला के नाम से। तो बोला बोई मेला बुक फेयर कहां लगता है? बोला तो ऑप्शन है, बोला भैया पटना, रांची, कोलकाता, चंडीगढ़। क्या लगता है? कोलकाता। यू थिंक एब्सोल्युटली राइट। ठीक, तो कोलकाता है बोला, समझे? कोलकाता में लगता है। नेक्स्ट, इन फरवरी 2025 which state has become the first state in India to implemented right to a dignified death? बोला कर्नाटक, कर्नाटका। ठीक, कर्नाटका सही आंसर है। ठीक है, राइट टू अ डिग्निफाइड डेथ का मतलब समझे तुम? गरिमापूर्ण मृत्यु का अधिकार, गरिमापूर्ण मृत्यु। ये होता क्या है समझिए, हमारे यहां फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 21 के अंदर गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है, राइट टू लाइफ है। ठीक, इसे कहते हैं राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार। ठीक, कि हर व्यक्ति के सम्मान की सुरक्षा होनी चाहिए। आए बात समझ में? क्लियर है? हर आदमी को सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, सम्मान महसूस होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि हर व्यक्ति को गरिमापूर्ण जीवन दे। बोला लेकिन कर्नाटक सरकार इससे एक कदम और आगे बढ़ी, उसने बोला हर किसी को गरिमापूर्ण मृत्यु भी मिलनी चाहिए। बोला केवल जीवन ही नहीं। गरिमापूर्ण मृत्यु क्या होती है समझिए, होता क्या है, कई बार इंसान, बोला भैया क्या है कि एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कोमा में चले गया, कई साल हो गए उठ ही नहीं रहा, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए, मशीनों के सहारे जिंदा है, मशीन हटा देंगे तो मर जाएगा, लेकिन मशीनों के सहारे जिंदा रखा हुआ है। अब समझ में? अब लोगों को सबको पता है वापस नहीं आने का। बोला भैया अरे 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, बेड पे पड़े हुए। क्लियर है? कोई चमत्कार होगा तो आएगा, वरना बोला भैया वो तड़प रहा है। अब और ऐसी सिचुएशन सोचो, अगर कोई बोला बूढ़ा आदमी भी है, 80 साल का आदमी कोमा में जा रखा है पिछले 3 साल से, अब वो बच भी जाएगा तो क्या देखेगा बोला जीवन में? तो ऐसों के लिए बोला भैया डिग्निफाइड डेथ, कि बोला भैया उसको खुशी खुशी मृत्यु का अधिकार भी मिल सकता है। उनके परिवार वाले कह दें कि बोला भैया अब सक्षमता नहीं, क्योंकि वरना अस्पताल का खर्चा तो रोज बन ही रहा है। आप समझे? अब अस्पताल वाले बोला भैया उसको बोले कि ले जाओ तुम हमारे यहाँ से, तब वो मरे तो आदमी तो और पूरा। तो डिग्निफाइड डेथ का मतलब ये बोला भैया कि उसके बोला जितने उपकरण है वो हटा दिए जाए, अगर वो सर्वाइव कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा है तो बोला भैया तो कोई बात, उसकी मृत्यु हो चुकी थी बस, तो खाली इसको जिंदा रख रही थी मशीनें उसको। इसे कहते हैं राइट टू डिग्निफाइड डेथ। ये भारत में इलीगल था, पूरी तरीके से इलीगल था, आप नहीं कर सकते थे। आई बात समझ में? क्लियर है? आपको किसी को जान लेने का अधिकार नहीं था, किसको भी मर्डर के तौर पे मानते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बाद में कहा कि कुछ स्पेशल केसेस हैं, 80 साल का आदमी, 90 साल का आदमी, बोला भैया पिछले 2 साल से 4 साल से अस्पताल के अंदर पड़ा हुआ है, क्यों उसके जीवन को जबरदस्ती बोला खींचा जा रहा है। आई बात समझ में? तो ऐसा कर सकते हैं। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट की परमिशन आई, कर्नाटक का वो पहला स्टेट बन गया जिसने इसके लिए अपने यहाँ बोला असेंबली में कर दिया कि कर्नाटक में हम इसको लीगल मानेंगे। लेकिन इसमें भी ऐसा नहीं कि चाकू मार दिया बूढ़े को अंदर जाके, आए बात समझ, ऐसा नहीं कि दादा की किडनी कुडनी निकाल के रख दी किनारे कि दादा तुम जाओ किडनी काम में आएगी भी, है कि थोड़ी देर में सेल लगाऊंगा इसकी, ऐसा नहीं है। क्लियर है? डिग्निफाइड डेथ बोला सम्मानजनक मृत्यु का अधिकार है उसका, उसके अंगों की चोरी नहीं होगी, उसको परेशान नहीं किया जाएगा, उसको कोई इंजेक्शन नहीं दिया जाएगा मरने के लिए ना, मशीनें हटा दी जाएंगी,
आए समझ में? क्लियर है? और उस तरीके से बोला भाई अगर वो जा रहे हैं तो बोला ठीक है, उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि शरीर ही जा रहा था, ये तो हम रोक रहे थे, पकड़ रहे थे जबरदस्ती, बोला। आए बात समझ में? क्लियर है? ये वाला सिस्टम समझे? क्लियर है? तो कर्नाटका बना हुआ है। क्लियर है? आई होप कि तुम लोगों को बोला समझ में आई होगी, आज की क्लास समझ में आई है क्या? क्लियर है? इंपॉर्टेंट लगे तुमको तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से? क्लियर है? ठीक, तो ऐसे ही बोला भैया हर वीक में बोला एटलीस्ट 20, कभी 20, कभी 30, कभी 20, कभी 30 होंगे। जैसे इस बार वालों में समझाने वाला ज्यादा था, ठीक है, तो 1 घंटे में उतना ही हो सकता था काम। क्लियर है? कई बार बोला भैया क्या होता है कि समझाने वाला काम होता है, फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उसमें 30 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। क्लियर है? मैक्सिमम पे जाने की हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक, लेकिन क्योंकि इस क्लास के लिए बोला भैया ये चीजें समझानी जरूरी थी, इसलिए बोला भैया इसको इस तरीके से लिखा है। क्लियर है? ठीक, कोई क्वेश्चन है यहां से तो बताओ, कोई बात समझ में ना आई हो, कोई बात जो हमने बोली कुछ कंफ्यूजन हो गया है, ऐसा कुछ है क्या? कुछ नहीं है? सब समझ में आ रहा? सब